नीतीश कुमार किचन कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे, यानी नीतीश कुमार के जो रत्न हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे, वहां पे विजेंद्र यादव ने आरसीपी सिंह, ललन सिंह को झाड़ लगा दी थी। ये बताइए कि जब अशोक चौधरी ने भूमियार वाला बयान दिया था, देखिए सबने उसको अलग एंगल से देखा, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि उसमें भूमियार समाज को लेकर अशोक चौधरी ने कुछ ऐसी बात कही थी। नहीं, कहीं भी तो सफाई दे दी उन्होंने। नहीं, सफाई भी दे दी। नहीं, देखिए आप उस पूरे भाषण को अगर देखिएगा अभिषेक जी, उस पूरे भाषण को देखिएगा, अशोक चौधरी ने उस समाज को टारगेट नहीं किया था। अशोक चौधरी ने एक नेता को टारगेट किया था, और कहा नहीं जाता है कि भावना में इतना हद तक बह गए थे कि एक आध लाइन ऊपर नीचे हो गया था। गलती बस उतनी ही हुई थी अशोक चौधरी से, लेकिन उस बात पे जितना बड़ा, क्योंकि देखिए वो बयान ऐसा था कि जेडीयू को अशोक चौधरी के पक्ष में स्टैंड लेना चाहिए था जी। कि नहीं भाई उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा, मीडिया गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है या विपक्ष जो है वो उसे गलत तरीके से दिखला रहा है। लेकिन जेडीयू के अंदर ही जिस तरह से विरोध का मोर्चा खोल दिया गया, तो क्या उसमें नीतीश की रजामंदी थी क्या? देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार और देशवा न्यूज के संपादक अम्मी झा सर मौजूद हैं, और जो सबसे मौजूद सवाल है वो सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, क्या जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है? क्या चल रहा है नीतीश कुमार की पार्टी में? कल जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में शामिल होने आए विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा, एक तरह से नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए। कहा कि अशोक चौधरी जैसे नेता को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाना, नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों ऐसे लोगों को इनाम मिलता है? और शायद यही बात उन्होंने पार्टी के बैठक के अंदर भी उठाई, जो बात सामने आ रही है। ललन सिंह का शामिल नहीं होना, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी हैं, उनका शामिल नहीं होना इस बैठक में, तमाम तरीके के सवाल हैं, और इस पर हम बात करेंगे सर से। बहुत सामान्य घटना मानते हैं, ललन सिंह से ही शुरुआत करते हैं। ललन सिंह चाहे किसी भी वजह से इस बैठक में शामिल न हुए हों, लेकिन क्या ये सामान्य है? ललन सिंह जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिस बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। देखिए, ललन सिंह का ना शामिल होना ये तो सामान्य है, लेकिन जो परिस्थिति है जेडीयू के अंदर, उसमें किसी भी कारण ना शामिल होना ये सामान्य नहीं है। देखिए, ललन सिंह ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ है, या जेडीयू का नेतृत्व अनभिज्ञ है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और किसी भी चीज की खबर को मीडिया बनाएगा, विपक्ष उस पर सवाल खड़े करेगा। ये जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व भी जान रहा है, ललन सिंह भी जान रहे हैं। तो देखिए, एक चीज तो पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ललन सिंह नीतीश कुमार में कोई दूरी नहीं है, दोनों एक ही नोट पे हैं। अगर कोई ये खोज रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज हैं या ललन सिंह को नीतीश कुमार पूरी तरह से साइड करने की तैयारी में है जेडीयू के अंदर में, तो इसे मैं नहीं मानता हूं। ये दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन ललन सिंह का ऐसी परिस्थिति में शामिल न होना, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक एंगल को मीडिया उठाएगा, हर एक एंगल पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा, उस स्थिति में शामिल न होना एक सवाल तो है ललन सिंह। सवाल है, और कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर जेडीयू में है। हाँ जी, दिक्कत है, ऑलिजवेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभिषेक जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें अंतर्द्वंद या अंतर्विरोध हमने ना देखा हो। पास्ट में जेडीयू में भी देखा है मैंने, तो जेडीयू में वैसी वैसी घटनाओं को देखा है जो कई लोगों को नहीं पता होगी। कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब नीतीश कुमार किचन कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे, यानी नीतीश कुमार के जो रत्न हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे, वहां पे विजेंद्र यादव ने आरसीपी सिंह, ललन सिंह को झाड़ लगा दी थी। तो वो दौर भी देखा है हमने, वो दौर भी देखा है कि भाई जब कई ऐसे मामले आए हैं पार्टी के अंदर। लेकिन देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चीजें सार्वजनिक हुई हैं। अब चीजें सार्वजनिक कभी नहीं हुई है, सार्वजनिक हो रही है, अब सार्वजनिक हो रही है। अच्छा, क्या लगता है कि आरसीपी और ललन सिंह का अंतर्द्वंद लोगों को तब नजर आया ना जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए, और उसके बाद लगा कि ललन सिंह नाराज हैं, फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया मनाने के लिए तमाम चीजें। उससे पहले क्या आरसीपी सिंह और ललन सिंह में 36 का आंकड़ा नहीं था क्या? कई बार विरोध हुआ है एक दूसरे से, कई बार वो लोग साथ भी रहे, मित्रता भी रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ अंतर्द्वंद ही था, मित्रता भी रही है। लेकिन गुटबाजी पहले भी थी, लेकिन गुटबाजी ऐसी कि भाई अब
आप नीतीश कुमार जिस मंच पे मौजूद हो वहां पे आप उन्हीं के फैसले का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहे। तो ये अंतर द्वंद दिखता है, ये अंतर विरोध दिखता है। अच्छा ये बताइए कि जब अशोक चौधरी ने भूमियार वाला बयान दिया था, देखिए सबने उसको अलग एंगल से देखा, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि उसमें भूमियार समाज को लेकर अशोक चौधरी ने कुछ ऐसी बात कही थी। नहीं, कहीं भी तो सफाई दे दी उन्होंने। नहीं, सफाई भी दे दी। नहीं नहीं, देखिए आप उस पूरे भाषण को अगर देखिएगा अभिषेक जी, उस पूरे भाषण को देखिएगा, अशोक चौधरी ने उस समाज को टारगेट नहीं किया था। अशोक चौधरी ने एक नेता को टारगेट किया था, और कहा नहीं जाता है कि भावना में इतना हद तक बह गए थे कि एक आध लाइन ऊपर नीचे हो गया था। गलती बस उतनी ही हुई थी अशोक चौधरी से, लेकिन उस बात पे जितना बड़ा, क्योंकि देखिए वो बयान ऐसा था कि जेडीयू को अशोक चौधरी के पक्ष में स्टैंड लेना चाहिए था जी। कि नहीं भाई उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा, मीडिया गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है या विपक्ष जो है वो उसे गलत तरीके से दिखला रहा है। लेकिन जेडीयू के अंदर ही जिस तरह से विरोध का मोर्चा खोल दिया गया, तो क्या उसमें नीतीश की रजामंदी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, लोगों को ये लग रहा है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं दूरी है, मैं इसे फिर उलट मानता हूं। अच्छा एक चीज बताइए कि अशोक चौधरी से अगर नीतीश कुमार खार खाए रहते तो उन्हें उसी जगह ले, जिस मीटिंग में उठा था ना कि भाई भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए, नीतीश कुमार अपने खास अशोक चौधरी को ले गए थे, तो वो क्षेत्र कौन सा था? वही क्षेत्र जहां से जहां का ये विवाद था। अशोक चौधरी को न सिर्फ ले जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब मीडिया एकदम चलाने लगता है कि भाई नीतीश कुमार पे सराहना अंदाज में अशोक चौधरी ने तंज कस दिया, उसके बाद चलने लगता है कि अशोक चौधरी सीएम हाउस तलब किए गए, क्या निकलकर सामने आता है? ठीक है, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी में कोई दूरी नहीं है, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन अशोक चौधरी और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच दूरी है ना। पार्टी के ही एक विधायक बैठक में शामिल होने आते हैं और कहते हैं कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। और सिर्फ अशोक चौधरी और बाकी नेताओं के बीच में क्या है? विजेंद्र बाबू क्यों उस दिन नाराज होकर निकल गए? भाई तुनक मिजाजी है ना भाई, नीतीश कुमार के साथ राजनीति उन्होंने किया है, अब उनका पोस्टर नहीं लगेगा, आज के नए नए लोगों का पोस्टर लगेगा तो बुरा तो लगेगा ना। तो विजेंद्र यादव का नाराज होना, अशोक चौधरी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया गया है जेडीयू के अंदर। उसके बाद इस लाइन में भी कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन है कि भाई आफ्टर नीतीश कौन? देखिए नीतीश के बिना कोई कुछ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। ना संजय झा है, ना ललन सिंह है, ना अशोक चौधरी है, ना जो नए नए नेता बनना चाहते हैं वो लोग दूर दूर तक नहीं है। लेकिन भाई नीतीश के बाद कौन? ये तो कंपटीशन है, नंबर 2 की लड़ाई है। नंबर 2 की लड़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, कई लोग हैं कि भाई नंबर 2 कौन? अब इसमें इस रेस में सबसे आगे किसको देख रहे हैं? विजय चौधरी को देख रहे हैं, अशोक चौधरी को देख रहे हैं, विजेंद्र यादव को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? देखिए विजय चौधरी और विजेंद्र बाबू को तो पहले साइड कर दीजिए। विजय चौधरी को इसलिए साइड कीजिए कि वो इस तरह के कंपटीशन में पढ़ते ही नहीं है। विजय बाबू बड़ा एकदम शांत टाइप नेता है, बड़ा वो जानते हैं कि इस कंपटीशन में जहां पर है वहां मंत्री पद भी चला जाएगा, उस कंपटीशन में पढ़ते ही नहीं है। विश्वस्त है, शांत स्वभाव के हैं, उन्हें पता है कि हम नीतीश के विश्वस्त जब तक बने रहेंगे भाई हम मंत्री बने रहेंगे, जब तक हमारी सरकार रहेगी हम मंत्री बने रहेंगे। उन्हें इस कंपटीशन से तो आप दूरी कर दीजिए। वो नंबर 2 का ख्वाब उन्होंने कभी देखा नहीं है। जब आपको याद होगा कि ललन सिंह से खाड़ खाया नीतीश कुमार और ललन सिंह ने उनसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, तो विजय चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब भी उन्होंने नंबर 2 का ख्वाब नहीं देखा था। हाँ, तो उन्हें रेस सवाल है। विजेंद्र बाबू को भी इसलिए रेस से बाहर कर दीजिए क्योंकि अब देखिए इस बार वो चुनाव लड़ेंगे तो आखिरी टर्म का चुनाव लड़ेंगे, 2025 का उनका भी आखिरी टर्म का चुनाव होगा मुझे जहां तक लगता है। तो वो अब इतने एजेड हो गए हैं कि नंबर 2 का सपना वो भी नहीं देखेंगे। नहीं तो आखिरी सवाल है कि अब नंबर 2 की जो लड़ाई है वो ललन सिंह में है, अशोक चौधरी में है, संजय झा में है। और जहां तक मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस कहता है अभिषेक जी, देखिए कई लोग सहमत हो भी सकते हैं, कई लोग नहीं भी हो सकते हैं। अंतिम दाव एक मनीष वर्मा भी आ गए हैं, देखिए हम भूल रहे थे, मनीष वर्मा नए आए हैं। आपने भी इंटरव्यू किया था कि भाई नीतीश के भावी उत्तराधिकारी ललन सिंह
देखिए, आपका अनुभव कहता है ललन सिंह ही नंबर 2 है, नंबर 2 है, नंबर 2 थे, नंबर 2 बने रहेंगे। तो जो गुटबाजी चल रही है, चुनौती नहीं है जेडीयू के मिशन 220 के लिए जो टारगेट रखा है कि बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भूल जाए, इस जी। गुटबाजी से भूल जाए। जी। वैसे भी भाई तेजस्वी यादव जो मुद्दा छेड़ रहे हैं उसका काट नहीं निकालेंगे तो वो भूल जाए, और गुटबाजी के बाद और भूल जाओ, कोई 220 222 नहीं होने जा रहा है।